identify, track and punish every terrorist. नमस्कार। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब दे दिया है, बदला ले लिया है और वो 25 मिनट, जब कल रात 1:05 से लेकर 25 मिनट तक उन सभी आतंकियों को चुन चुन कर भारत ने निशाना बनाया जिन्होंने भारत की माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ऋतु वर्मा। धन्यवाद रीमा। भारत ने कहा था कि पहलगाम आतंकी घटना का बदला लेगा और ठीक उसी अंदाज में लेगा जिस अंदाज में 26 निहत्थे लोगों को पहलगाम आतंकी घटना में मारा गया निर्मम तरीके से। उसी का जवाब लेते हुए भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में घुसकर और पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर ऐसा हमला किया है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के तमाम ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। यही नहीं, कई आतंकियों की जान भी गई है जिस पर अभी पुष्टि आनी बाकी है। तो संख्याएं अभी सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ कर दिया गया है कि 9 ये ऐसे ठिकाने हैं जहां से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अपने ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्चिंग पैड्स लगातार चला रहे थे और अतीत में भी कई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिसमें यहां मौजूद आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। इसका विस्तार से विवरण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखा गया है। बताएंगे आपको किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख रही है भारत के आतंकवाद के खिलाफ एक मुंहतोड़ जवाब और एक बड़ी कार्रवाई के साथ, क्योंकि भारत लगातार पिछले 2 हफ्ते से 22 अप्रैल के बाद से भारत ने इंतजार किया कि पाकिस्तान उन तमाम दहशतगर्दों को लेकर कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की अंतर्राष्ट्रीय भर्त्सना के बाद भी, तो भारत ने अंततः 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भारत ने कल रात 1:05 पे दिया है। 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तान इस समय मुश्किल में है, जिसमें दिखाई देता है कि किस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान इस बौखलाहट में क्या कर सकता है, भारत की आगे की रणनीति क्या रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय तमाम देश इस समय भारत की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ देख रहे हैं। पूरा समर्थन भारत के साथ था अंतर्राष्ट्रीय देशों का। ऐसे में भारत अब आगे किस तरह से बढ़ेगा, इन तमाम मसलों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। रात 1:05 से 1:30 बजे तक चला ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में जैश, लश्कर और हिजबुल के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। पीएम ने खुद दिया ऑपरेशन सिंदूर का नाम। बहावलपुर में जिस जगह पहलगाम के आतंकियों ने ली थी ट्रेनिंग, वो ठिकाना भी तबाह। विदेश सचिव ने कहा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से जुड़े पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। जम्मू कश्मीर समेत देश भर में अलर्ट पर सुरक्षा बल। आतंकी आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह सचिव ने बुलाई बैठक। पहलगाम के पीड़ितों ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताई संतुष्टि। प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद, कहा आज मिलेगी मृतकों की आत्मा को शांति। पीएम ने रात भर की ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग। और नक्सलवाद पर भी अंतिम प्रहार जारी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर करेगुट्टा हिल्स के पास 18 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद। ऑपरेशन जारी। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि इसमें आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने शामिल हैं। सिर्फ 25 मिनट में सशस्त्र बलों ने आतंकियों के 9 ठिकाने नेस्ता नाबूद कर दिए। खुद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था। जिस जगह पर आतंकियों ने पहलगाम में बेकसूर लोगों की बर्बरता से हत्या की, उसके बाद यह नाम आज न्याय संगत भी लग रहा है, क्योंकि 6 और 7 मई की रात 1:05 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ।
और 1:30 बजे तक पाकिस्तान और पीओके में हार्डकोर आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। उसके वीडियो आज जारी किए गए हैं। ये वीडियो जारी किया गया जिन 9 ठिकानों को कल रात 1:05 पे भारतीय सेना ने एक तरह से इस आतंकवाद के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन 9 ठिकानों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर के ये 9 ठिकाने हैं, जिनमें ये तमाम वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये वो ट्रेनिंग कैंप हैं। सवाई नाला कैंप है जो पीओजेके के मुजफ्फराबाद में है। ये एलओसी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है और ये लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग कैंप था। यहाँ उन तमाम आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके बाद उन्हें एक तरह से भेजा जाता था आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के लिए। सईदा बिलाल कैंप है, ये भी मुजफ्फराबाद में है। ये पीओके का कैंप है, जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। ये हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल का ट्रेनिंग का ये सेंटर था। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का है, ये पाकिस्तान के भीतर का है। इस ठिकाने को भी ध्वस्त किया गया है। तो ऐसे 9 ठिकानों का ब्यौरा दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है जैश का कैंप, जिसे निशाना बनाया है कल, और एक तरह से पूरे उस मनोबल के पाकिस्तान के उस मनोबल को तोड़ने की एक पूरी कोशिश है भारत की, जिसके तहत पाकिस्तान एक लंबे समय से भारत को आतंकवाद के तहत कई जख्म देता रहा है। बिल्कुल। और देखिए ये भी बता दें ऋतु, क्योंकि कसाब, हेडली, इन सभी को इन्हीं जगहों पर ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान सरकार की मदद से ही ये सब कैंप बनाए गए थे। जो आप तस्वीरों में ये जो वीडियो जारी हुआ है इसमें देख रहे हैं, मरकज तैयबा मुरीदके में जो ये जगह है जहां पर जैश ए मोहम्मद का मुख्य आतंकी कैंप था। 2 अहम बातें ऑपरेशन सिंदूर की, जो कि भारत की बड़ी कार्रवाई में सामने आई हैं। जैश का ये कैंप, लेकिन अभी तक कोई भी नागरिक नहीं मारा गया है। हमारे सशस्त्र बलों ने ये जो कैंप्स है मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद, इनमें आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्य आतंकी कैंप की ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो कि जैश के प्रमुख मसूद अजहर सहित जैश के ही प्रमुख आतंकियों का वो ठिकाना था जहां पे अब भारत ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है जैश का ये कैंप, 15 एकड़ में फैला है। 2019 के पुलवामा के हमले की साजिश यहीं पर रची गई थी। जैश के शीर्ष नेतृत्व के साथ करीब 600 आतंकियों का भी यहीं पर ठिकाना है। पाकिस्तान सरकार की मदद से इस कैंप का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान और पीओजेके में जिन 9 आतंकी ठिकानों को हमारे सशस्त्र बलों ने ध्वस्त किया है, उनके बारे में आपको बताते हैं। सशस्त्र बलों ने 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद किए हैं। सवाई नाला कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद में है, यहीं पर पहलगाम के आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। ये मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप है जो एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। इस कैंप में लश्कर का ट्रेनिंग कैंप था। ये इसके अलावा सर्जल कैंप है, ये सियालकोट में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर है ये सर्जल कैंप। सियालकोट में कई आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। इसी के साथ महमूना जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर है, इसे भी तबाह कर दिया है। कल रात को 9 ठिकानों में यह शामिल है। जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का केंद्र था ये महमूना सेंटर। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में ये दूसरा कैंप है जिसको कि ध्वस्त किया गया है। यहाँ पे टॉप आतंकी कमांडरों का आना जाना था। बहावलपुर में आतंकियों के रिक्रूटमेंट होते थे। तो हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा सीधे अब अपने सहयोगियों का रुख करना शुरू करते हैं और हमारे स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान है। लेकिन आशुतोष, सबसे पहले आप ही के पास पहुंचते हैं। आप जहां पर मौजूद है, मैं देख रही हूँ काफी हलचल दिखाई दे रही है। कौन लोग हैं आपके साथ और थोड़ा सा बताइए। ये शुभम द्विवेदी
शुभम द्विवेदी का ये घर है। शुभम द्विवेदी के पिताजी हमारे साथ हैं। आज सुबह से ही जो है, जब से लोगों को इस बात की खबर मिली है कि भारत सरकार ने और डिफेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, तब से लोग जो है यहाँ पर आकर के न केवल शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही जो है लोग सरकार के कार्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। आज जो देर रात जो है सुबह कार्रवाई हुई है सरकार की, क्या कहेंगे इसको लेकर? 22 अप्रैल को जब ये नरसंहार हुआ था, शुभम द्विवेदी को पहली गोली लगी थी, नृशंस हत्या की गई थी। अपने धर्म की रक्षा करते हुए वो शहीद हुआ था। उस दिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आह्वान किया था और सारे देश ने यह आह्वान किया था कि आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए और पाकिस्तान में जो आतंकवाद के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं उनको विध्वंस करें, उनको नष्ट करें, नष्ट नाबूद करें। मैं अभिनंदन करता हूं मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, और पूरी देश की जनता आज अभिनंदन कर रही है कि माननीय मोदी जी ने देश की जनता के मन को समझते हुए, देश की जनता के रोष को, दुख को, दर्द को समझते हुए एक साहसिक निर्णय लेते हुए पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी शिविरों का नष्ट नाबूद करने का जो कार्य किया है, उसके लिए उनका पूरा देश आज अभिनंदन करता है। मैं सैल्यूट करता हूं उन सैनिकों का, बहादुर सैनिकों का, सेना के तीनों सेनाओं के सैनिकों का, जिन्होंने मिशन सिंदूर के तहत इस कार्य को अंजाम दिया और पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद और आतंकवादियों की सफाई का कार्य किया है। मैं नमन करता हूं श्रद्धा से उन सैनिकों का, सलाम करता हूं उन सैनिकों को। आशुतोष, एक सवाल है आशुतोष। शुभम द्विवेदी जिनके परिवार के जन बहुत ही दुखी थे, पूरा देश हताहत जो हुए लोग वहां पर उनसे दुखी था, लेकिन ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। जवाब मिल गया है, संतुष्ट हैं? देखिए, जब शुभम द्विवेदी को गोली मारा था तो आतंकवादियों ने कहा था कि जाके अपने प्रधानमंत्री से बता देना। जी हाँ। तो क्या जवाब मिल गया उन लोगों को? बिल्कुल। 22 अप्रैल को उन जानवरों ने, उन राक्षसों ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको जवाब दे दिया है। और अभी आगे भी देश की जनता चाहती है कि इसी तरह आतंकवादियों का पूरा सफाया करना चाहिए, चुन चुन के एक एक आतंकवादी का सफाया करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश की सेना को। बिल्कुल आशुतोष, पूरा जवाब मिला है उनको, अच्छे से जवाब मिला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश था। देश चाहता था कि भारत एक बड़ा पलटवार करे, एक बड़ा जवाब दे आतंकवाद के खिलाफ। हमारे साथ वॉर रूम से हमारे साथी भी मौजूद हैं, सुधाकर भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन आगे की रणनीति किस तरह से तैयार की जा रही है? आइए सीधे रुख करते हैं वॉर रूम का, जहां मौजूद है हमारे साथी सुधाकर जी। सुधाकर, लगता है कुछ ऑडियो का दिक्कत है। अभी हम दोबारा से वॉर रूम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर बिल्कुल स्टूडियो में भी दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक बार परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का। संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, स्टूडियो में मौजूद है। बेहद ही स्वागत है आपका। संजय भारद्वाज जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU, दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। लेकिन संजय कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आपको सबसे पहले तो एक तरह से बधाई भी, जिस तरह की बड़ी कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान का एक पूरा रवैया ये है, जिस तरह से आतंकवाद की घटनाओं को भारत में अंजाम देता रहा है, आप किस तरह से इस पूरे कार्रवाई को देख रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इतना ही भर काफी होगा? मुझे लगता है ऋतु जी, ये बहुत कठिन सवाल है। 1947 से लेकर के आज तक पाकिस्तान तो सुधरा नहीं। उरी के बाद हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यही सोच करके कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज आएगा, बाज आया नहीं। 2019 में पुलवामा के बाद हम लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक किया, जो कभी पाकिस्तान ने सोचा नहीं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज आया नहीं। और यही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो उनके आसिफ मुनीर हैं, जिन्हें मौलाना हाफिज मुनीर कहना ठीक रहेगा, वो ही DGISI थे जब पुलवामा उन्होंने किया। और अब जिस मानसिकता और सोच से उन्होंने ये दोबारा इस तरह की हरकत की, पहलगाम वाली, तो
जो हम लोगों ने कार्रवाई की वो नाम बहुत अच्छा चुना, सिंदूर। मकसद कि जिस सिंदूर उजाड़ा उसका बदला हमने लिया, और वो बदला जो 9 आतंकी लोकेशंस थे वहाँ पे उनको हम लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की, चाहे वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हाफिज सईद या मसूद अजहर, सबके उसको बर्बाद करने का एक मैसेजिंग था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान, कहते हैं द लेपर्ड डज नॉट चेंज हिज स्पॉट्स, तो वही हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, अगर आ गया तो मुझे लगता है पाकिस्तान सुधरेगा, पाकिस्तान की तरक्की होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान यही कार्रवाई करता रहा, आतंक और सिर्फ आतंक कोई पनाह देना और बार बार डिनाई करना कि उन्होंने आतंक वो कैसे, उनका कोई संबंध नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसको मुशर्रफ कहते थे ये तो हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरो हैं, और उन्हीं को लेकर के जिस प्रकार से मुनीर बार बार कह रहे हैं कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वही आवाज़ जो जियाउल हक कहते थे वही आज ये कह रहे हैं। सर, अभी जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक मसूद अजहर का लगभग पूरा परिवार तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, बहन से लेकर भाई तक, भतीजा तक। ये जो चोट पहुंचाई है इसको आप कहां से डिनाई करेंगे? रीमा जी, मैं कहूँगा कि यही मसूद अजहर है जो 1995 में 1995 में इनके कारण, इनके रिहाई के लिए 6 फॉरेन टूरिस्ट को बंधक बनाया था, जिसमें से एक का सर काट दिया, जिसमें से एक भाग के आया, अब बाकियों का पता नहीं, जिसमें 2 अमेरिकन, 2 ब्रिटिश, एक स्कैंडिनेवियन और एक डेनमार्क। मसूद अजहर को छोड़ने के लिए वो छूटा नहीं, तो IC-814 जो हाईजैक किया, ये इसके लिए क्या, इस मसूद अजहर के लिए। आज वही आदमी, जब उसको आज पता चलेगा, जब उसका पूरा परिवार जब ख़त्म किया है इस स्ट्राइक ने, अब उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो सिंदूर जिसने कोशिश की, भारतीय हमारी जितनी मैं कहूँगा कि वीर नारी, मैं कहूँगा इन्हें, बिल्कुल, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर तैयबा और साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद के तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इस पर और भी आपको बताते हैं किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सीधे चलेंगे अपनी सहयोगी कृतिका के पास जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगी। ओवर टू यू कृतिका। शुक्रिया ऋतु। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज सुबह सुबह जब भारत में सभी लोगों ने आंखें खोली तो सबसे पहली खबर यही थी ऑपरेशन सिंदूर, कि भारतीय सेना की तरफ से बदला ले लिया गया है जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था। और इसका नाम भी बड़ा अलग दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, और बताया जाता है कि यह नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, और हर कोई, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भारत के लोग जो है वो इस वक्त शाबाशी दे रहे हैं हमारी भारतीय सेना को, उनके शौर्य को और पराक्रम को इस वक्त नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर पक्ष की बात रहे और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के भी कई सारे नेता ऐसे हैं जो इस वक्त तारीफ कर रहे हैं सेना की, लेकिन वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी भी सवाल उठा रहे हैं अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। लेकिन उस पर ना जाते हुए हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर यह हमला हुआ था, और साथ ही वो 9 जगह के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे जिन जिन जगह पर यह हमला किया गया था। तो सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरकत सुभान अल्लाह, बहावलपुर में ये जैश ए मोहम्मद का ये ठिकाना था, वहां पर यह हमला किया गया। इसके अलावा लश्कर तैयबा, मरकज तैयबा मुरीदके के वहां पे हमला किया गया। और साथ ही ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुरीदके की ये तस्वीरें, और ये अब सामने आ चुकी है कि किस तरीके से वहां पर हमला किया गया था। हालांकि एक तस्वीर नहीं बल्कि कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं जब वहां पर मिसाइल गिरती है और ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये जितने भी आतंकी ठिकाने थे 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया। भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ ये जो मोर्चा खोला है, और पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं, सेना की तरफ से ये जारी की गई है, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जब ये हमला किया गया था तो उसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि उस जगह पर जो भी इमारत बनी हुई थी वो सीधे तौर पर मिट्टी में मिल गई जब ये मिसाइल वहां पर गिरी। तो वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल 9 जगह जहां पर ये हमला किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इसकी टाइमलाइन भी सामने आई है। 22 तारीख को यह हमला हुआ था, और 22 तारीख के बाद से अब तक 7 मई तक किस तरीके से टाइमलाइन रही, एक बार उस पर नजर डालते हैं।
सबसे पहले 22 तारीख को हमला हुआ, उसके बाद में 23 तारीख को भारत के खिलाफ कई सारे डिप्लोमेटिक कदम, पाकिस्तान के खिलाफ, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे कदम उठाए गए। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया गया भारत की तरफ से और उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान जाने के आदेश दे दिए गए। पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई भारत की तरफ से। 22 तारीख को जब यह हमला हुआ था तो उसके बाद यह कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से आतंकवाद एवं उसके समर्थकों को खुली चेतावनी दे दी थी जब प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर गए थे, और वहां पर उन्होंने कहा था कि हम उन्हें धरती के छोर तक खदेड़ देंगे, जहां भी वो होंगे वहां से उनको पकड़कर निकालकर और उनको सजा दी जाएगी। कश्मीर में पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया 26 अप्रैल को। 30 अप्रैल को 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स हैंडल्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया भारत के अंदर। 30 अप्रैल को ही 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत के ऊपर नहीं आ सकता। इसके साथ ही IMF से पाकिस्तान को दिए गए लोन समीक्षा को भी कहा है। 2 मई की अगर बात करें तो पाकिस्तानी PM और 4 क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया भारत की तरफ से। तो ये बड़ा कदम उठाया गया। 3 मई को पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी गई। जो भी व्यापार है भारत और पाकिस्तान के बीच में उस पर सीधे तौर पर रोक लगाई गई। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर भी ये रोक लगा दी गई। तो एक एक करके सीधे तौर पर कई सारे कदम भारत ने उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बगलिहार बांध के सारे गेट भी बंद कर दिए गए। चिनाब का पानी रोक दिया गया जिससे पानी की कमी पाकिस्तान में इस वक्त देखने को मिल रही है। चिनाब नदी जिसपे कई फुट पानी रहता था अब वहां पर ना के बराबर पानी है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब आज नजर आया क्योंकि बीती रात यह ऑपरेशन किया गया था और 25 मिनट का यह ऑपरेशन जिसमें ये बड़ा अंजाम दिया गया और साथ ही आतंकियों के जो 9 ठिकाने हैं उन पर यह जवाबी कार्रवाई की गई है। तो सीधे तौर पर हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई इस वॉर की और इस जंग की। अब वापस रुक करते हैं स्टूडियो का हमारी सहयोगी रीमा और ऋतु का। शुक्रिया कृतिका विस्तार से बताने के लिए। जो 9 ठिकाने थे जिन्हें ध्वस्त किया गया, साथ ही साथ आइए लिए चलते हैं आपको सीधे वॉर रूम जहां हमारे साथी संवाददाता सुधाकर दास मौजूद है। सुधाकर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये देश के लिए गर्व का पल है। गर्व का पल है और उसी को एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने रिफ्लेक्ट किया है। और हम जानते हैं उनके ही नेतृत्व में भारत ने ये एक अभूतपूर्व, एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, आतंक पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। आज आप कह सकते हैं कि आज सभी देशवासियों का, 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो उठा है। आज हर माँ, हर बहन आज प्रधानमंत्री मोदी को जरूर दुआ दे रही होगी कि जिस तरह की स्थिति हमने 22 तारीख को देखी थी और जो एक आक्रोश था देश के भीतर, जो देश पूरा चाहता था, जो देश का एक जनमन कह रहा था, उस वायदे को, उस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ महसूस किया उस व्यथा को, बल्कि उनके नाम दिए हुए ऑपरेशन के जरिए आतंकियों से उस 22 तारीख के कायराना हरकत का बदला ले लिया गया। तो जाहिर तौर पर देश के लिए गर्व का पल है। गर्व का इसलिए भी पल है क्योंकि इस तरह की जो आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई, इससे पहले हमने जरूर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक देखी थी बालाकोट में, लेकिन वो भी उस वक्त के उदाहरण थे। लेकिन उससे भी आगे जाकर इस बार हमने ना सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, बल्कि पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक आगे बिना अपनी सीमा को क्रॉस किए एक प्रिसाइज अटैक, मेजर्ड अटैक, सिर्फ आतंकी ठिकानों को, आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का ऐसा एक हमने हमला किया है और एक सफल हमला किया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पल, जिस तरह से हमारे सैन्य बलों ने साहस का परिचय दिखाया, जिस तरह का एक परिणाम दिखाया भारत के सैन्य बलों का, एक तरह से उनके पास जो इक्विपमेंट्स है उसका जो एक मुजाहिरा पेश हुआ, तो साथ ही साथ जो इसकी एक पूरी प्लानिंग रही होगी, एक अचूक नेतृत्व जो मिला होगा। आप ऋतु, रीमा, हम जानते हैं कि जिस तरह से रात भर प्रधानमंत्री मोदी इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, पूरी जानकारी लेते रहे, जब तक हमारे सारे जो जाबाज इस अभियान में लगे थे वो सुरक्षित
अपने जगह पर ना लौटे, तो वो तमाम चीज़ों की जानकारी प्रधानमंत्री लगातार लेते रहे। तो शीर्ष से भी एक बहुत बड़ा नेतृत्व और एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को, भारत के खिलाफ अगर कोई हमला करेगा, भारतीयों पर अगर कोई हमला करेगा, भारत को कोई आंख दिखाएगा, तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वो बच नहीं सकता है। और खास तौर से अगर हमारे माताओं बहनों का सिंदूर पोंछने की कोशिश होगी तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसे आतंकियों के खून से उस जमीन को लाल कर दिया जाएगा जो आतंकियों को पालते पोसते हैं। बिल्कुल सुधाकर, आप क्योंकि लगातार पीएमओ कवर कर रहे हैं और बहुत ही नजदीक से सारा जो रणनीति बन रही थी उसको देख रहे थे, कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री ने लगातार बैठकें की, हर रोज सुबह सीसीएस की भी कई बार 3 बार बैठक हो चुकी है अब तक, और उसके अलावा कैबिनेट से लेकर तमाम बैठकें। आज सुबह से मॉक ड्रिल होना था, कल भी मॉक ड्रिल हुआ और आज शाम को 4:30 बजे भी सायरन बजना है। उस सब रणनीति के बारे में भी कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए रीमा, भारत ने यह भी साफ कर दिया, एक तरफ सैन्य कार्रवाई है, दूसरी तरफ भारत वो भारत नहीं है कि सिर्फ वो एक तरफ से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में फंसा रहेगा। भारत अपने हिसाब से तैयारियां करता रहेगा। आज पीएम मोदी ने, आपने देखा होगा कि स्पेस को लेकर एक कॉन्क्लेव था, उसको भी पीएम मोदी ने संबोधित किया और भारत की आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी स्पेस की, उसको लेकर बातचीत की। जाहिर तौर पर मॉक ड्रिल को लेकर भी तैयारियां पूरे देश में है, करीब 250 से भी ज़्यादा जिले में वो लगातार पहले से चल रही हैं, आज भी वो जारी रहेंगी। सायरन के बीच देश के नागरिकों को क्या करना है, किस तरह से सुरक्षित ठिकानों पर जाना, हमारे सिविल डिफेंस हो, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हो, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिलके कैसे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई टेरर अटैक हो या फिर कोई बड़ा हमला हुआ, उस तमाम हमलों में किस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए, तो एक तरह से उसको भी कंडक्ट किया जाएगा। और देश में विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पर आज देर शाम 4 और 5 बजे के बीच ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। तो देश की अपनी तैयारियां चलती रहेंगी, लेकिन दूसरी तरफ देश जो आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार, उसका समय और वक्त भारत चुनेगा, भारत की सेनाएं चुनेंगी, जिसको एक तरह से फ्री हैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। रीमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक अपडेट ये भी है कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक के करीब ही, और उसमें एक तरह से पूरी ब्रीफिंग हुई है पूरे घटनाक्रम को लेकर। और हम जानते हैं, क्योंकि इस पर एक इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तो किस तरह से भारत आगे जाएगा, और हमने देखा कि किस तरह से भारत को सपोर्ट मिला है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और ये सपोर्ट मिला है कि आतंक के खिलाफ, भारत के दुश्मनों के खिलाफ भारत को कार्रवाई करने का हक है, और उस हक के साथ एक स्पष्ट इच्छा शक्ति के साथ कल ही पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के पास सामर्थ्य है, संसाधन है और इच्छा शक्ति भी है। और बिल्कुल सुधाकर, यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी तभी क्लियर हो गया था कि बस अब कुछ ही पलों का इंतजार और भारत बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे, लेकिन कुछ और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ शालिनी चावला जी जुड़ गई हैं, जो कि विशिष्ट फेलो हैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज की। आप दोनों का ही बेहद ही स्वागत है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी, बड़ा जोरदार हमला किया है। हालांकि पाकिस्तान अब तक हमेशा डिनायल मोड में रहता था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी पाकिस्तान ने इनकार किया, और उसके बाद से अब तक। लेकिन आज तो सब कुछ सामने है, आज कोई डिनायल मोड नहीं है। देखिए, जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो पहली दफा था जब हमने पलटवार किया था पार जाके। उस वक्त मैं कोर कमांडर था कश्मीर में, जब उड़ी पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। तब हमने एक शैलो स्ट्राइक की थी, 3, 4, 5 किलोमीटर जाके टेररिस्ट के ठिकानों पे, एलओसी के पार। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया। डिनाई इसलिए किया क्योंकि नहीं, अगर वो हामी भरते तो उनको कुछ करना पड़ता बड़ा, वो करने की स्थिति में नहीं था। फिर जब बालाकोट पे स्ट्राइक हुई, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक डीप इनसाइड पाकिस्तान, जब्बा टॉप बालाकोट के पास, वो भी एक टेररिस्ट कैंप था। और उसके बाद उन्होंने भी कुछ लॉन्च किए ऑपरेशन अगले दिन, और अगले दिन जो ऑपरेशन लॉन्च किए, उन्होंने बम गिराए हमारे एलओसी के पास किसी मिलिट्री ठिकानों पे। बम टारगेट पे नहीं लगे, लेकिन उस डॉग फाइट में हमारा एक प्लेन गिर गया, जिसमें कि पायलट जो है अभिनंदन
जो है वहां पर इजेक्ट हो गए पाकिस्तान में, और वो 2 दिन तक मसला चला लेकिन खत्म हो गया। इस वक्त इस बार फर्क ये है, एक तो इन लोगों ने फौजियों को निशाना नहीं बनाया, टेररिस्ट ने, इन्होंने टूरिस्ट को निशाना बनाया। वो ये हमास से एक सबक सीख के, जिस तरीके से हमास करती है वैसे उन्होंने एक निशाना बनाया। अब दूसरी तरफ फर्क ये आया कि हमने पिछली बार दोनों दफा जब ऑपरेशन किया, पलटवार किया, तो हमने सरप्राइज के तौर पे कर दिया 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, और करने के बाद उसको अनाउंस किया कि ये हमने किया है, इसलिए किया है क्योंकि आपने ये पूरी अटैक किया। तो इस बार क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने, पहले उसके रक्षा मंत्री ने, सब ने सीसीएस की बैठक करके बहुत कड़े कदम अनाउंस किए। डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मेजर्स जो होते हैं वो पहले अनाउंस किए जाते हैं और उसके बाद इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, वो त्राही त्राही मचा दिया उसने पाकिस्तान में पानी के हिसाब से, वो उसके बारे में अलग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत पाकिस्तान की आवाम को हिट कर रहा है, करेगा। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ हमारे साथ डॉक्टर शालिनी चावला भी मौजूद है। एक चीज मुझे और बोलने दीजिए, आखिरी एक चीज बोल। तो इस वक्त क्या हुआ है कि वो जब दूसरी तरफ जब मिलिट्री स्ट्राइक की है, तो इन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम टेररिस्ट को भी और उनके ठिकानों को, इकोसिस्टम को अटैक करेंगे। और जो आज अटैक हुआ है 21 अलग अलग साइट्स पे जहां रॉकेट के अटैक हुए हैं, वो टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स हैं, जैश ए मोहम्मद का, एलईटी का, मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का, इनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। तो जरूर इन सब जो मेजर्स अनाउंस किए हैं, जो कर दिए हैं, आज भी इनका प्रभाव सीधा सीधा टेरर के इकोसिस्टम पे पड़ेगा और पाकिस्तान एज ए कंट्री पूरे देश पे पड़ेगा। जी डॉक्टर शालिनी हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर शालिनी, हम कैप्स की विशेषज्ञता के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि 9 ठिकानों को जब निशाना बनाया गया है, तो भारत की सैन्य ताकत में वो क्या इस्तेमाल किया गया है जिससे इन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसने भारत की सैन्य ताकत को, पाकिस्तान को एक बार फिर दिखाया है कि भारत से टक्कर लेने का अंजाम क्या होगा? देखिए, इसके जो डिटेल्स हैं कि क्या इस्तेमाल हुआ, कुछ डिटेल्स आए हैं बट कुछ डिटेल्स अभी इमर्ज हो रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर तो अभी पूरी आपको क्लैरिटी से टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इसके हमको फैक्ट्स पूरे हमारे हाथ में अभी आए नहीं है इसके ऊपर। बट हाँ, प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स जो आप कहते हैं, जिससे कि ऐसा ये इक्विपमेंट यूज किया गया जिससे कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हो, और स्ट्राइक बिल्कुल हमारे जो है पिन पॉइंटेड ठिकानों को अटैक किया गया। रही बात जो हमारे दोनों देशों के बीच में जो ये गैप है मिलिट्री का, वो काफी बड़ा है गैप, और पाकिस्तान को उसका रियलाइजेशन है, और ये रियलाइजेशन उनको अभी भी है। ये रियलाइजेशन है, इसीलिए वो बार बार जो है वो परमाणु शस्त्रों की बात करते हैं, क्योंकि वो उसके थ्रू ये जो आपका हमारा दोनों देशों के बीच का ये अंतर है हमारी क्षमताओं का, कैपेबिलिटी का, उस अंतर को वो ब्रिज करने के लिए वो इसका इस नैरेटिव को बार बार ये उठाते हैं कि हम ये परमाणु शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे अगर भारत ने ये किया। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें ग्राउंड फोर्सेस, थल सेना और वायु सेना दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ है। इस टाइम पे मैं अभी इतना ही बोलना चाहूंगी इस में। बिल्कुल शालिनी जी, अब क्योंकि खबरें आनी शुरू हुई हैं और लगातार, क्योंकि सेना की तरफ से भी लगातार इनपुट्स आ रहे हैं, हालांकि अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी बात बहुत दूर तक जाएगी। और आर्मी चीफ की तरफ से जो एक ट्वीट हुआ है, एक्सपर्ट जो पोस्ट हुआ है, उससे भी यही बात छनकर आती है कि बात यही नहीं थमती है अभी। लेकिन आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रितु, जिस तरह से आज का दिन, पाकिस्तान तो हिल गया है, रातों की नींद तो कई दिनों से उसकी उड़ी हुई थी, लेकिन अब उसको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है जिसका उसने शायद अंदाजा नहीं लगाया था कि रातों रात भारत तहस कर देगा सब कुछ। जी बिल्कुल, भारत ने जवाब दिया। ये नया भारत है, अगर आप उसकी तरफ एक भी आंख उठा के देखेंगे तो जवाब आपको तगड़ा मिलेगा। और उसी के तहत कल जिस तरह से 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के आका और आतंकी जिन संगठनों को लेकर लगातार वाहवाही लूटते रहे हैं, उन आतंकवादियों को शरण देते रहे हैं, आतंकवादी पनाहगाहों को पालते पोसते रहे हैं, उनको ध्वस्त करके भारत ने संकेत और संदेश बहुत साफ दिया है। एक संदेश सिर्फ पाकिस्तान को है, दूसरा संदेश विश्व को है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपने पे किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने एक बात कही कि अगर वहां से बंदूकें चलेंगी, यानी सीमा पार से बंदूकें चलेंगी,
तो जवाब बंदूक से मिलेगा। और अगर आप शांति देंगे तो हम भी शांति देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में बस अभी इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और रीमा को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है इसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है, बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे
सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। एक तरह से भारत ने लगातार पिछले 2 हफ्ते में 22 अप्रैल की घटना के बाद से पाकिस्तान को कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया है, वो दहशतगर्दों को सजा दे। उस सजा को पाकिस्तान ने 2 हफ्ते में नहीं दिया और कल रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से लिया है, जिसमें 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। उसमें 9 ठिकानों में शामिल हैं पीओके में तमाम वो आतंकवादी संगठनों के पनाहगाह जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, वो लॉन्च पैड थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के भीतर भी कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां आतंकियों को पाकिस्तान ने शरण दी थी। उन तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया है इस ऑपरेशन के तहत। तो इस ऑपरेशन से जुड़ी तमाम और जानकारियां और देश दुनिया की बड़ी खबरों को आपके सामने लेके आएंगे। उससे पहले आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ। पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर सहित पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। आतंकिस्तान के खिलाफ इस अभियान का पीएम ने खुद नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। 25 मिनट में 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक की मौत का मिला इंसाफ। पहलगाम के पीड़ितों ने ऑपरेशन सिंदूर पर जताई संतुष्टि। ये आप देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री ने तमाम कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को उसकी जानकारी दी। भारत के लिए ये गर्व का पल है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सभी को ये संदेश दिया और इस पर और जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति के तहत पाकिस्तान को सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आक्रोशित था, देश को भी एक तरह से बताया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी तरह की किसी की उग्रता को बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया है कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, इसीलिए सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। और आज की जो कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सूत्रों के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस बैठक में जो सैन्य कार्रवाई की गई, इसकी सराहना की गई है और ये कहा गया कि जो भी टारगेट सेट किए गए थे सेना की तरफ से, उसमें कहीं भी कोई भी गलती के बिना पूरी तरह से परफेक्ट और एक तरह से ये कार्रवाई हुई है। यानी कहीं भी कोई गलती नहीं की गई है। जो भी सेना ने तय किया, जो समय तय किया, जो टारगेट तय किया, उसे 100% सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के सहयोगियों को दी। कैबिनेट के सहयोगियों ने तारीफ की सेना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भरोसा जताते हुए कहा कि देश की करोड़ों जनता, 130 करोड़ से ज्यादा जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के साथ खड़ी है और भारतीय सेना की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज की कैबिनेट की बैठक में कही गई है, जो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई। हम जानते हैं कि उससे पहले कहा जा रहा है कि सीसीएस की भी बैठक हुई थी। एक और जानकारी जो निकल कर आ रही है कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि क्या कुछ हुआ था, कैसे प्लान हुआ और कैसे सेना ने कार्रवाई की। चूंकि यहाँ याद करना होगा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सभी राजनीतिक
राजनीतिक दलों ने एक सूत्र में, एक तरह से एक सुर में कहा था कि सरकार को जो भी उचित लगता है वो कार्रवाई करे, तमाम दल उनके साथ है। तो ये एक बड़ी खबर और है कि कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। और एक बात यहाँ और बताना चाहूंगा, जो सीसीएफ की बैठक हुई थी पहलगाम हमले के बाद, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय सेना के शौर्य पर किसी को कोई संदेह नहीं है, टारगेट सेना को तय करना है, लक्ष्य सेना को तय करना है, समय सेना को तय करना है। और अब जानते हैं कि ये तय होकर और ये कार्रवाई हो चुकी है। और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस बात की प्रशंसा की गई कि सेना ने जो कुछ टारगेट तय किया था 100% सफलतापूर्वक उसे अंजाम दिया है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। और इस बात की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और कैबिनेट के सहयोगों को बाकायदा इसकी ब्रीफिंग दी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दो महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आ रही है अभी कैबिनेट की बैठक से, और जो सूत्र बता रहे हैं कि कल ही सर्वदलीय बैठक हो सकती है, जिसमें प्रमुख दलों के जो राजनीतिक नेता है उनको बुलाया जाएगा, उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी, जिससे एक संदेश जाए कि सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चला जा रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि दुनिया भर का समर्थन तो भारत को मिल ही रहा है, लेकिन भारत से एक सुर में आवाज जाए, इसीलिए बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी राजनीतिक दलों के नेताओं को। इसके लिए सर्वदलीय बैठक की योजना बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल शैलेंद्र, सर्वदलीय बैठक हुई थी पहलगाम हमले के बाद और सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ताकत दी कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को ये जवाब अब देना ही चाहिए, जिस तरह से पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये जो जवाब दिया गया है उसमें एक बड़ी ताकत देश की न सिर्फ जनता की है बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के भी एक साथ आके एक मंच पे एक जवाब देने की ताकत को दिखाता है। ऐसे में क्या सर्वदलीय बैठक कल हो सकती है जिसकी आप बात कर रहे हैं? साथ ही साथ हमने देखा कि हर राज्य में, हर सड़क पर, हर जगह देश में आक्रोश था। आज उस आक्रोश को एक शांति मिली होगी जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, ये कार्रवाई की गई है एक तरह से। ऋतु, सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं देश भर से, निश्चित तौर पर वो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि एक संतोष मिला है न केवल पीड़ित के परिवारों बल्कि आप देश भर से देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर धन्यवाद दिया जा रहा है, सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ की जा रही है, हर्षोल्लास का एक माहौल है कि एक हमने पीड़ित परिवारों के साथ एक न्याय करने का काम किया है। और शुभम द्विवेदी, जिनकी आप जानते हैं कि जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए, उनके पिता ने बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, सेना के शौर्य की सराहना की। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। जहां तक सर्वदलीय बैठक की बात है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल ही ये बैठक हो सकती है, हालांकि ये भी आधिकारिक जानकारी और समय की बात नहीं की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कैबिनेट की बैठक में इस बात को कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, जिसने एक तरह से फैसला किया, ये छूट दी सेना को कि उसे जो उचित लगता है वो कार्रवाई करे, तो इसलिए आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें तमाम कैबिनेट के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, उनकी लीडरशिप की सराहना की और कहा कि देश की 130 करोड़ से ज्यादा जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। और ये एक संदेश यहाँ से जा रहा है, इसीलिए जो संकेत मिल रहे हैं कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई की, कैसे टारगेट, एक तरह से पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी, उन्हें भरोसे में लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि हम जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी सर्वदलीय बैठक हुई थी और अब फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी की जा रही है। ठीक शैलेंद्र, हम देखते रहे हैं कि पिछले 75 साल में, यानी कि 1947 के बाद से पाकिस्तान की ये कोशिश समय समय पर रही है, आतंकवादी हमलों को अंजाम भारत में देता रहा है और उसका एक तरह से जवाब भारत देता रहा है, कई बार डोजियर्स के तहत। और हमने देखा कि जिस तरह से बालाकोट स्ट्राइक हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2025 का पहलगाम हमला, जहां पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा संदेश भारत को देने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से उस हमले को अंजाम दिया गया था, तो वहीं 2025 की मोदी सरकार ने, एक गठबंधन की सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है कि जब देश की रक्षा सुरक्षा पे बात होगी, जब आतंकवाद के खिलाफ बात होगी, तो देश एकजुट है, गठबंधन सरकारें एकजुट हैं और गठबंधन सरकारों का अतीत हम पहले भी जानते हैं शैलेंद्र। तो क्या यह तुलना आज की जा सकती है कि गठबंधन सरकार ने एक मजबूत बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ लिया, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में लिया? तो देखिए, इसमें 2-3 संदेश छिपे हुए हैं इस सैन्य कार्रवाई
के पीछे हम जानते हैं कि लीडरशिप का बहुत रोल होता है। 26/11 आपको याद होगा, तब ये सूत्रों से हवाले से खबर आई थी कि मुंबई आतंकी हमला के बाद सेना तैयार थी, लेकिन उस वक्त की लीडरशिप ने छूट नहीं दी थी और तब वो बातें चर्चा भी होती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चलता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जिसमें हम जानते हैं कि पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक होती है और अब आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। उसकी जो लीडरशिप है 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो फैसले लेती है, सेना को छूट देती है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की बात हो रही है। इसमें दो और संदेश छिपे हैं। पहली कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, इसीलिए उसने आतंकियों के ठिकानों पर जाकर हमला किया है, सिविलियंस पे नहीं किया है, सैन्य ठिकानों पर नहीं किया है। दुनिया को संदेश, और इसलिए दुनिया के तमाम देश साथ में बिल्कुल शैलेंद्र, कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी साथियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ हमारे साथ वॉर रूम से जुड़ रहे हैं सुधाकर भी। ओवर टू यू सुधाकर। सुधाकर वॉर रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, ओवर टू यू, क्या अपडेट अभी आपके पास? एक जरूरी फोन कर रहे हैं स्टूडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की सीसीएस की बैठक हुई और सीसीएस की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के साथ बैठक में भी प्रधानमंत्री ने सभी को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। साथ ही साथ 22 अप्रैल के बाद से लगातार जिस तरह से भारत में भी पहलगाम हमले के बाद उसका पाकिस्तान से बदला लेने का एक लगातार भारत की जनता एक तरह से दबाव भी बना रही थी और एक संदेश भारत की जनता का बड़ा था सरकार को कि पहलगाम हमले का एक बड़ा बदला लेने की ज़रूरत है पाकिस्तान से। उसको अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने। हमारे साथ अखिलेश सुमन भी जुड़ गए हैं, श्रीनगर से हमारे साथ अश्वनी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ कर्नल दानवीर जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अखिलेश, आप ही के पास आएंगे। दुनिया में तमाम और देश किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए, जो पूरा सीक्वेंस अगर देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, यूनानिमस प्रस्ताव था, और उस यूनानिमस प्रस्ताव में आतंकवाद की पूरी भर्त्सना की गई और उसमें जो शामिल लोग थे उनको सजा देने की बात कही गई। आज विदेश सचिव ने जो बातें कही उस बात में ये बात झलकती थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो मैंडेट हमको दिया था, हमने उस मैंडेट को पूरा किया। ये जो घटना हमने रात में जो 9 जगहों पर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, उसे नेस्तनाबूद किया, उसके बाद वाशिंगटन डीसी में हमारे प्रतिनिधियों ने अमेरिका को, ब्रिटेन को, रसिया को, सऊदी अरेबिया को और यूनाइटेड अरब एमिराट्स के प्रतिनिधियों को उसी समय सूचित किया कि इस समय हमने ये हमला किया है। 9 जगहों पर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे, उस आतंकवादी ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया है। उसमें कुछ पीओके के थे और कुछ पाकिस्तान के अंदर थे। तो इसे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव लिया गया था उसके अनुरूप हमने काम किया है। जहां तक चाइना की बात कहें तो चाइना के विदेश यहाँ के जो दूतावास के प्रवक्ता हैं, दूतावास के प्रवक्ता ने भी अपने ट्विटर हैंडल से जो एक बयान जारी किया, उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद के हर फॉर्म की भर्त्सना की जानी चाहिए, आतंकवाद के हर फॉर्म को खत्म कर। ठीक, 22 अप्रैल के बाद से ही दुनिया के तमाम देशों ने भारत को समर्थन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करनी है उसके साथ भारत के साथ तमाम वो देश हैं। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ हैं। कर्नल दानवीर, आपसे जी अखिलेश आपके पास आऊंगी तब तक जी अखिलेश आपके पास आऊंगी। कर्नल दानवीर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, तमाम आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लॉन्चिंग पैड थे, ये कितनी बड़ी कार्रवाई के तौर पर आप देखते हैं, या आपको लगता है कि इससे भी बड़ा कुछ भारत को करने की जरूरत है अगर पाकिस्तान को सबक देना है? देखिए, बहुत ही बड़ी घटना है ये, और इतना बड़ा संदेश 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान को नहीं दिया गया। कारगिल जैसे युद्ध के अंदर भी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल भी क्रॉस नहीं करी, इंटरनेशनल बाउंड्री को तो आप छोड़ दीजिए। बालाकोट हुआ, बालाकोट में भी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके और ऑक्यूपाइड कश्मीर और वहाँ से लगे हुए इलाकों पर हमला किया। तो वो सारी चीज़ें जो थी कश्मीर तक ही महदूद थी। लेकिन इस बार हमने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हम
आतंकवाद को नहीं सहेंगे। आतंकवाद जहां पनप रहा है, जहां से निकल रहा है, उसको हम निस्ते नाबूद कर देंगे। और ये जो स्ट्राइक हुई है ये इसी चीज़ को दर्शाती है, अंडरलाइन करती है। और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि हिंदुस्तान ने मुरीद के और भावलपुर के अंदर हमला करके लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। कर्नल दानवीर, इस पे भी हम पूछेंगे, क्योंकि इस बार ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के भीतर उस सीमा में घुसकर और जब पंजाब के इलाकों को निशाना बनाते हैं तो भारत किस तरह का संदेश दे रहा है साफ साफ, क्योंकि पंजाब को जो माना जाता है कि सैन्य ताकत के लिहाज से और सेना में भी पंजाब का एक बड़ा हिस्सा है पंजाब प्रांत का, तो ये क्या और संकेत है। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे सीधे सुधाकर के पास। सुधाकर वॉर रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, क्या अपडेट? बिल्कुल ऋतु, देखिए अभी कह सकते हैं कि लगातार आकलन चल रहा है, लेकिन एक प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ब्रीफिंग की है कैबिनेट के सदस्यों को, तो एक जो सक्सेसफुल स्ट्राइक हमारे सैन्य बलों की तरफ से हुई है, जो टारगेट तय किए गए थे, एक प्रिसाइज अटैक हुआ है उन्हीं टारगेट्स पे। हम जानते हैं अगर 9 के 9 ठिकानों को अगर आप क्लब कर ले तो 1500 से 2000 लोग इन ठिकानों पर रहते हैं। सारे ठिकानों को अगर आप मिला लें, अकेले भावलपुर की बात की जाए जो जैश का मुख्यालय माना जाता है, तो वहाँ अकेले 600 लोग रहते हैं। मुरीदके में जो मरकज़ तैयब है वहाँ भी एक बड़ी संख्या आतंकियों की होती है। लिटी का एक प्रमुख ट्रेनिंग स्थल है। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्र जो बता रहे हैं, जो पाकिस्तान के हल्के से खबर आ रही है, जो वहाँ के स्थानीय नागरिक जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई थी कि जैश का जो सरगना है मसूद अजहर, उसके परिवार के कई और जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिव थे जैश मोहम्मद के, वो भी इस घटनाक्रम में मारे गए हैं। तो अभी धीरे धीरे जानकारियां सामने आ रही है। आतंक का एक बड़ा नेटवर्क तबाह हुआ है, ये जरूर कह सकते हैं। और ये कार्रवाई अपने आप में अभूतपूर्व है। भारत ने एक बार फिर अपने आप को असर्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और ये स्पष्ट चेतावनी तमाम उन लोगों को जो भारत पर आंख दिखाने की हिमाकत करते हैं, भारत के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर वो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर पोंछेंगे तो उनके खून से उनकी धरती को भी लाल कर दिया जाएगा। तो एक बहुत स्पष्ट संदेश, बहुत स्पष्ट चेतावनी। भारत अभी भी अलर्ट मोड में है, हम कह सकते हैं। गृह मंत्रालय लगातार, अगर आंतरिक स्थितियों की बात करें तो लगातार नज़र रखे हुए है। हमारी सेनाएं बिल्कुल अलर्ट पर हैं। अनप्रोवोक्ड फायरिंग की तमाम घटनाएं हुई है, उकसावे की कार्रवाई हुई है, भारतीय सेना ने जवाब दिया है। सीसीएस की बैठक में पूरी घटनाक्रम को लेकर, स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया गया है। पीएम मोदी ने कैबिनेट के सदस्यों को इसकी जानकारी दी और जाहिर तौर पर एक गौरव का पल पीएम मोदी ने करार दिया। और निश्चित तौर पर आज 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से जरूर चौड़ा है। तो जो पीड़ित हैं उनके परिवार इसको एक सच्ची श्रद्धांजलि कह रहे हैं। ऋतु जी बिल्कुल सुधाकर, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर वॉर रूम से पूरी जानकारी के लिए। और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के 2 हफ्ते बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके की कई जगहों पर आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। भारत ने इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था। और हमारे साथ कर्नल दानवीर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कई और मेहमान भी हैं। डॉक्टर शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कर्नल दानवीर आप ही का रुख करेंगे और जानेंगे कि बालाकोट स्ट्राइक से किस तरह से अलग ऑपरेशन सिंदूर को आप देखते हैं, और क्या इसको अलग देखने का एक नजरिया ये भी है कि 4 प्रांतों का पाकिस्तान, उसमें पंजाब प्रांत इस लिहाज से देखा जाता है कि पाकिस्तान की आईएसआई और सेना दोनों पंजाब प्रांत से अपने आप को ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं। ऐसे में जब पंजाब प्रांत के भीतर घुस के भारत ने आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के उन कैंपों को ध्वस्त किया है, तो बड़ा संदेश आईएसआई और पाकिस्तान की सेना को भी दिया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुरीद को ले लें, भावलपुर को ले लें, ये 2 आतंकी मरकज हैं
जहाँ से पुलवामा प्लान हुआ, जहाँ से मुंबई हमला प्लान हुआ, जहाँ से अहमदाबाद प्लान हुआ, जहाँ से पार्लियामेंट के ऊपर हमला प्लान हुआ, तो ये बहुत पुरानी आतंकी लेगेसी के साथ ये मरकज़ कायम थे और इनका दिन आज निश्चित था और इनको तबाह करना का श्रेय जाता है भारतीय वायुसेना को और भारतीय सरकार को कि उन्होंने निर्णय लिया और बहुत ही शानदार उपलब्धि है। जहाँ तक आतंकी ठिकाने का सवाल है, जहाँ आतंकी हेडक्वार्टर्स का सवाल है, और ये संदेश पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को और पाकिस्तानी सेना को जाता है कि तुम कितनी भी न्यूक्लियर धमकियां दे लो, कितनी भी बातें कर लो, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ दूर तक लड़ाई लेके जाएंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और ये अभी पहला रिएक्शन है हमारा पहलगाम का। इसके बाद अब बॉल इज़ इन पाकिस्तान कोर्ट। पाकिस्तान किस तरीके से इसका जवाब देगा कि नहीं देगा, और अगर देगा तो ये यकीन दहानी हो जानी चाहिए सबको कि भारत का जवाब बहुत ही डिसाइसिव होगा, निर्णायक होगा और पाकिस्तान के लिए डू और डाई की स्थिति पैदा कर सकता है अगर पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब देने की हिमाकत करी। और वो भी बात ये है, एक और पाकिस्तानी फौज के लिए दुविधा ये भी है कि अगर वो जवाब नहीं देता है तो भी तो वो घरेलू मोर्चे पे इसका क्या जवाब देता है, ये भी बहुत बड़ा संकट पाकिस्तानी सेना के सामने है भारत की इस बड़ी कार्रवाई के बाद। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी रिटायर्ड भी जुड़े हुए हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। लेफ्टिनेंट जनरल भंडारी, आप ही से जानना चाहेंगे क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान इस समय भारत के हमले के बाद क्या फंसा हुआ सा अपने आप को महसूस करेगा? घरेलू राजनीति और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का इतना बड़ा आतंकवाद के खिलाफ उसके यहां घुसकर एक हमला करने के बाद वो कैसे अब रिएक्ट करेगा? मैं एक बातें बताना चाहता हूं। आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे निरीह भाई बहनों को धर्म पूछ कर मारा था। हमने भारत में धर्म सिंदूर बताकर मारा है। तो सिंदूर जो ऑपरेशन का नाम है, यही हमारा धर्म है और यही हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि आप धर्म की रक्षा करें, धर्मो रक्षति रक्षता। तो ये एक सबसे पहला मैसेज है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो